अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, आज दूसरा दिन है जो खाम तेल की कीमतें हैं आलमी मंडी में वो काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। कमोबेश $30 से ज़ायद का जो है वो कमी देखने में आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से अगरचे के जब आपको याद होगा कि 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की बात की गई थी, अगरचे उससे भी चंद दिन पहले 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया था। लेकिन जब उस वक्त जो हमारे वज़ीर पेट्रोलियम हैं जब वो ये अनाउंस कर रहे थे तो उनका कहना था कि जी हम जो है वो दिन रात इसको देख रहे हैं, प्राइसेस को रोज़ाना की बुनियाद पे हम मीटिंग्स करेंगे और अगर प्राइसेस के अंदर कोई कमी आती है, जैसे ही कोई रिलीफ मिलता है, हम वो रिलीफ आवाम को फौरी पहुंचा देंगे। लेकिन आज दूसरा दिन है नाजरीन, कल भी कमोबेश इसी बैंड में थी प्राइसेस को 80 से 90 के दरमियान, यानी तकरीबन $30 का तो वाज़े फ़र्क है, इससे ज़्यादा है, लेकिन इतना फ़र्क तो आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत जो है वो आवाम को वो रिलीफ क्यों नहीं दे रही, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, इस सारे मामले पर बात करेंगे नाज़रीन। बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये है कि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है, उनसे बातचीत की है। जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल है उस पर बात की गई है। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है बरतानिया के अंदर, क्योंकि बरतानिया वो मुल्क था जिसने इसराइल के बनने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। नाजरीन को 45 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने ख़त लिखा है और ख़त लिखकर ये कहा है कि हमारे जो बेलफर डिक्लेरेशन था 1916 में जो किया गया था, उसकी बुनियाद पर जब ये इसराइल बनाया गया, उस दिन से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू हुआ और आज नौबत इस हाल को पहुंची है कि अब इसराइल जो है वो खित्ते का एक तरह का बदमाश जो है वो बना हुआ है। वो पूरे खित्ते के अंदर जो चाहता है, जिस तरह से चाहता है, वो करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि उसने जो दुनिया की सुपर पावर है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसको भी अपनी उंगलियों पर डाल लिया है, अपनी उंगलियों पर खिला रहा है, अपनी मर्जी से हमले करता है। जो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं भी चाहता वो हमला भी करता है, जैसा कि रिफाइनरी पर जो हालिया हमले हुए उसके बारे में अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो है वो थोड़ी सी नाराज़गी भी पाई जा रही है, जिसके बाद ही ये कहा जाने लगा है कि ये जंग जो है ये अब शायद बहुत ज़्यादा तूल ना पकड़े और ये जंग बंदी की तरफ मामला जा सकते हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो शुत्र बेमहार है, वो कोई उसको नकेल डालने के काबिल नहीं है। जो कुछ उसने गज़ा में किया वो हम सब के सामने है और पूरी दुनिया बशमूल, मैं तो ये भी कहूँगा कि बशमूल अमेरिका, रूस, चीन और वो 4 दीगर जो सलामती कौंसिल के मेंबर हैं, वो तमाम के तमाम उसके आगे जो है ना वो झुके रहे, वो कुछ नहीं कर सके। अब सिचुएशन क्या होगी, आगे क्या डेवलपमेंट होगी, इस सारे मामले पे मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया अमजद इकबाल साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आप अमूमन इन्हें देखते होंगे, तकरीबन हर हफ्ते हमारे साथ किसी एक प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होते हैं। हमारे साथ इस वक्त नदीम असगर कायरा साहब मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, ब्रिगेडियर गजनफर डार साहब जो हैं वो सिपाही तजज़िया निगार हैं, अली यूसुफजई जो है मुस्लिम लीग नून से हैं और सरीना खान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही होंगी। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा ब्रिगेडियर गजनफर साहब। पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा जो खित्ते की सूरत हाल है इस पर बात कर लें। जो एक तो जो ईरानी सदर ने फ़ोन किया है, इसके एक्चुअली सफारती सतह पर क्या मायने निकलते हैं, क्योंकि हम जिस तरह की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका और ईरान के साथ बैक वक्त जो है ना वो बेहतर जो रिलेशंस हैं वो उसको एंजॉय करता है और वो एक ऐसी कुव्वत बन सकती है जो इन दोनों के दरमियान किसी सीज़ फायर की तरफ या इस नेगोशिएशन के अंदर या इसको इनिशिएट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। ख़ासतौर पर जब हमारे दोस्त ममालिक में मिडल ईस्ट के और अरब ममालिक जो हैं हमारे साथ हैं, तुर्किया हमारे साथ है और सिवाय इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के साथ, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर है। तो इस सिचुएशन में जो इस वक्त हमारे सामने है, अगरचे हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन क्या आपको लगता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है वो बहुत भरपूर किरदार अदा कर रहा है और कुछ करने में कामयाब हो जाएगा, जंगबंदी में कामयाब होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो मिडल ईस्ट में रोल है वो तो क्लियरली नज़र आ रहा है और चूंकि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा भी है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ईरान और खलीजी मुल्कों के दरमियान में बातचीत करके तो एक ऐसी फ़िज़ा कायम की कि जिसमें ईरान के खलीजी ममालिक के ऊपर हमलों के बावजूद वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया, यानी कि जंग का जो दायरा है वो वसी नहीं हुआ। तो एक उस लिहाज से पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा किरदार रहा है। अगरचे थोड़ा मैं समझता हूँ कि ईरान ने ज्यादती भी की कि खलीजी मुल्कों के ऊपर इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट
मिसाइल और ड्रोन के हमले नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको अटैक करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स हैं जो कि सिविलियन ब्रिगेडियर टारगेट्स के साहब, उसमें ऊपर भी भी कहा जा है। रहा है, वो ईरान का ये मौकफ है कि ये जो आपको सिविलियन टारगेट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ये वो लोग हैं जहां जो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं कोई सीआईए का ऑफिस है, कहीं अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद हैं, या एक्चुअली ये कहीं ना कहीं ये यूएस मिलिट्री या इसराइली इंस्टॉलेशन कहीं ना कहीं मौजूद है जिसके ऊपर अटैक हुआ है। देखिए, जो फॉर एग्जांपल डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, सऊदी अरब में किया है, बहरीन में किया है, दुबई में किया है। अब यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटेलिजेंस एजेंट, कोई सीआईए का एजेंट छुपा होगा। तो ये हुकूमतें जो हैं वो आमतौर पे इस तरह की वो बहाने करती हैं। दूसरा ये देखिए कि पाकिस्तान ने बात की थी ईरानी सदर के साथ, और जी उन्होंने वादा किया था कि ईरान जो है वो मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं करेगा गल्फ कंट्रीज पे। लेकिन उनकी बात को जो रूलिंग क्लास है, जो रिलीजियस क्लास है और आईआरजीसी है ईरान की, जी उन्होंने उनको फौरी तौर पे नेगेट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन मुल्कों पे हमले जो है वो जारी रखेंगे, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तो ठीक ये हमने चीज देखी है। जी लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि जो अरब मुल्क हैं उनको रोके रखा कि आप रिस्पॉन्ड ना करें ईरान के हमलों को। ठीक। दूसरा, जो आपने बात की कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो सिचुएशन है, क्राइसिस है, इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, मैं समझता हूं कि अभी जो डिप्लोमेसी के लिए स्पेस है वो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक ये ईरान और अमेरिका के दरमियान में। क्योंकि ठीक आपको अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या उनके सेक्रेटरी वार हैं, जी एक्सेट, या उनके चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हैं, जी वो कह रहे हैं कि हम अपने अहदाफ को अंगेज कर रहे हैं और जो हमारी टाइमलाइन थी हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। यानी कि वो अभी हमने बंद करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। इसी तरह इसराइल जो है वो कह रहा है कि हमने, नेतन्याहू साहब की 2-3 दिन पहले की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमने अपने अहदाफ जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए हैं, बस हमारा थोड़ा सा काम रह गया है। जी तो इसका मतलब है कि अभी डिप्लोमेसी की गुंजाइश या स्पेस जो है वो नहीं है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान की किसी बात को या चाइना रशिया के डिप्लोमेसी के लिए अभी तक मेरा ठीक ख्याल है वो तैयार नहीं है। ठीक इसलिए ये जंग फिलहाल जो है लगता है कि जारी रहेगी, ठीक और ईरान भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये अभी कोई लगता नहीं है कि कोई ठीक है डिप्लोमेटिक ब्रिगेडियर साहब, आपका सेटलमेंट। पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा मैं जरा अली सैफ साहब, अली यूसुफजई साहब से बात करूं। अली यूसुफजई साहब, ये बताइए कि ब्रिगेडियर साहब का तो ये कहना है कि इस वक्त अभी कोई सफारती मामलात नहीं हो रहे। मेरा ख्याल ये है कि सफारती सतह पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और पाकिस्तान बड़ा अग्रेसिव काम कर रहा है। उसने इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की है, उसने उन हमलों को जो कन्फ्यूजन पैदा कर सकते थे जो कि ईरान ने नहीं किए, उसके बारे में भी सऊदी अरब को आगाह किया। इस तरह की बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जंगें जब चल रही होती हैं तब भी कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी हो ही रही होती है। ये बताइए कि ये जो ब्रिगेडियर साहब का असेसमेंट है कि जंग जो है अभी फिलहाल बंद होती नजर नहीं आ रही, ये तूल पकड़ रही है, लेकिन मेरी जाती राय है, मैंने कल भी अपने पार्टिसिपेंट से ये सवाल किया था, जो परसों रात को ट्रंप साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी का वो एड्रेस था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी, उनका सवालों के जवाब देने से भी कहीं ना कहीं ये मुझे तासुर मिला था कि ये जंग अब ज्यादा देर शायद नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ इसराइल से खाइफ नजर आ रहा है बल्कि वो उसको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ये जो इस वक्त मामलात हैं ईरान के साथ, वो उन अहदाफ को शायद पूरी तरह हासिल नहीं कर सकेगा। खास तौर पर ये जो रजीम चेंज वाला ही मामला है, इसकी भी बात अभी कुछ इतलात वैसे ये भी आ रही हैं कि मुजतबा जो खामनाई हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया, उनकी शहादत की पहले बात की गई, इसराइल ने दावा किया, लेकिन अभी ईरान की तरफ से उनके जख्मी होने की इतला है। इससे ज्यादा कोई कंफर्मेशन अभी मुसद्दिका इतलात नहीं आ रही। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि ये जंग वाकईतन तूल पकड़ रही है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। इस तरह है कि अभी जो रजीम चेंज का जो वो था वो तो उल्टा जो है उनको पड़ गया, बल्कि उनकी जो रजीम है उसको और हिमायत हासिल हो गई है। जी जी दूसरा जो है, इस वक्त क्राइसिस में, किसी भी क्राइसिस में एक लीडरशिप का पता चलता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार है
और सफारती महाज पे जो हमें कामयाबियां मिली है, और हमारी वजह से जो है जंग में वो जो इसको जो एक्सटेंड होना था वो नहीं हुआ, जो खलीजी ममालिक जवाब नहीं दे रहे, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। हम्म। तो हम जो है एक बेहतर तरीके से, जिस तरह जो है आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत के बाद उसको हमने जिस तरह कंडम किया, खत लिखा, जिस तरह आज प्रेसिडेंट से आयतुल्लाह बात खामनाई। हुई, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। जहां तक जंग का एक्सटेंड होना है तो दुनिया को उसके बहुत भयानक जो है सूरत हाल का सामना होगा, और ये सारे ममालिक को पता है। अब अल्लाह करे जितना जल्दी हो सके ये जंग जो है उसका कोई नतीजा हो। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। पूरा रास्ता जो है तिजारत का हर ठीक। ममालिक के लिए बहुत बड़ा मसला है। अब आज जो है चीन के जो वजीर खारजा है उसने भी हमारे वजीर खारजा से बात की है, तो उम्मीद है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन पाकिस्तान का किरदार जो है वो ठीक है, इसमें मैं माना चाहूंगा जा रहा है। ईरान भी हमसे कोई अली यूसुफ भाई उसमें से ये नाराज बताइए नहीं है, बल्कि कि खुश है दूसरा दिन आज हो गया पाकिस्तान के है, किरदार। पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हो गई हैं। जो आपके वजीर पेट्रोलियम थे अली परवेज मलिक साहब, वो फरमा रहे थे कि हम रोजाना की बुनियाद पर बैठेंगे, इसको रिविजिट करेंगे और जैसे ही कोई रिलीफ मिला अवाम को जरूर देंगे। लेकिन ये आज दूसरा दिन है, कोई रिलीफ क्यों सामने नहीं आ रहा? और कोई रिलीफ आपको लगता है हुकूमत दे पाएगी, या फिर वही वाला मामला है जिस तरह हमारे यहाँ प्राइसेस एक दफा बढ़ जाए तो फिर हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि उनको वापस किया जा सके किसी तरीके से? देखिए, सोशल मीडिया पे इस पे लोग जो है अपने हिसाब किताब कर रहे हैं। कोई जो है इसका प्रीमियम ऐड नहीं कर रहे हैं, जहाज का किराया ऐड नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस जो है कोई कंपनी इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। कल जो है अली परवेज मलिक ने, हमारे जो तजिया नगार है, उसको कहा था कि $2 आपको इजाफा दे देंगे, 90 डॉलर्स पे जो है फी बैरल जो है आप दे दें। ये एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। बेरहमर के रास्ते में अब एक जहाज जो हमारे साथ सऊदी अरब ने बहुत बड़ी नेकी की है, वो एक जहाज आया हुआ है, बहुत बड़ा जहाज है, उसको पीएनसीए के जो जहाज है, छोटे जहाज, वो मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी अभी तो आपको जो सबसे बड़ा मसला है वो तरसील का है, क्या आप तरसील कर सकते हैं, इसकी जो है सप्लाई जो है वो आप पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कीमतों की बाद में बात होगी। देखें, हुकूमत जो है यहाँ पे जो खित्ते में है, बहुत से ममालिक वो तकरीबन 35 से लेके 37% टैक्सेस इस पे लेते हैं। अब हुकूमत ने तो कोई इजाफा नहीं किया, अपने जो टैक्सेस है, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा नहीं किया, कोई जो सेल टैक्स है उसमें कोई इजाफा नहीं किया, चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी है। तो आपको देखें हर एक जो यानी उसका इजाफा जो है आपका करंट अकाउंट यानी पे आपका उसका कहने का बहुत बड़ा मतलब है असर असल में पड़ता है। अली यूसुफ से सरीना खान साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी खातर जमा रखें, अवाम को अभी कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है? देखें, अवाम को ये मुंतकिल करेंगे, लेकिन पहले सप्लाई जो है वो उसका जो सिलसिला है वो सप्लाई तो नहीं हमारे रुकना पास सर चाहिए। ये बहुत 20-22 बड़ी दिन की बात बात की होगी जा कि रही हम थी, सिलसिले 20-25 को दिन का जारी तो रखें। रिजर्व मौजूद था। अब ये अगर जहाज एक बड़ा आ भी गया है तो ये भी चंद दिन ये भी हैं, तो ये ये कदा बात है। अमान में सरीना है, ये साहिबा, अमान में अभी छोटे जहाजों में मुंतकिल होगा। वो उसकी जो है, देखिए कोई भी कंपनी वो इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। कोई जहाज ऐसे नहीं है जो उसको लेके आ सके, कोई दुनिया में ऐसी कोई जहाज नहीं जो लेके आ सके। हर एक ये जो सूरत हाल है, ये इंतहाई गंभीर सूरत अच्छा हाल वैसे है। जिस वक्त ये हम दूसरा बात जो कर है रहे हैं, निसार दो साहब, आपको जहाज, एक देखना चाहिए कि इस अली वक्त अली हमारा यूसुफ साहिब एक्सपोर्ट जो है साहब, वो चीन के दो बंद जहाज है। जो हैं वहीं से उसी अबनाए हम से निकल चुके हैं। एक पहले, इससे पहले जब बिल्कुल जंग शुरू हुई थी उसके बाद भी एक जहाज वहां से आ गया था। एक जहाज परसों वहां से अबनाए हम से निकल के आया है। खैर ये हम बाद में इस पे डिबेट करते हैं। सरीना खान साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई और उसके बाद अब जो है बावजूद इसके कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, क्योंकि उस वक्त भी 1-2 दिन हुए थे प्राइसेस बढ़े हुए तो फौरन बढ़ा दी गई। अब 2 दिन हो गए प्राइसेस कम हुई, लेकिन कम नहीं की जा रही। आपको क्या लगता है हुकूमत क्या करने की कोशिश कर रही है? वाकईतन सप्लाई का मसला है हुकूमत के साथ? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है उसका क्लियर जवाब यह है कि देखें, हुकूमती बदनीयती उसी वक्त जाहिर हो गई थी कि जब अभी पुराने रेट्स पे ख़रीदा हुआ इन्होंने जो पेट्रोल था, जो आलमी सूरत हाल जो बदली, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस पे प्रॉफिट कमा लिया जाए आवाम से, और रातों रात, जिसे कहते हैं विदाउट वार्निंग, विदाउट प्रिपेयर किए हुए, आवाम तो खैर क्या बेचारी प्रिपेयर होगी, पिसीवी कौम है, तो उस पर इतना शदीद जो है वो इजाफा किया गया। ऑलरेडी ये टैक्सेस में कितने सालों से 100 रुपए ऊपर जो आलमी प्राइस है उससे पाकिस्तान में पेट्रोल बिकता है। गवर्नमेंट जो जिसने लिवाइज हैं वो सब जो है बहुत ज्यादा बुलंद किए हुए थे, ये सब पता है सबको। लेकिन जो ये 55 रुपए जो फिर बढ़ाया गया, ये तो शबखून मारा गया, आवाम को बिल्कुल पीस के रख दिया गया। महंगाई
रातों रात रमजान जैसे महीने में दुनिया में जो है वो कीमतें कम की जाती हैं। मलबा जो है वो पूरा, जो इनकी गलत पॉलिसियों का मलबा जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अवाम पे गिरा। और अपना हाल ये है कि कई 100 करोड़ का जो है जहाज खरीद के उसका ईंधन जो है वो करोड़ों में, जो मुल्क के वजीर आजम बने हुए हैं इस वक्त, उनकी भतीजी जो है वजीर आला बनी हुई है, वो कोई रिश्तेदारों में ये चीजें बांटी हुई हैं, और उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो है मलबा, वो उसकी कीमत अवाम अपने टैक्स के पैसे से देती है इनकी अय्याशियों के। दूसरी बात यह है कि देखें जो आलमी सूरत हाल है उसमें भी जिस तरीके से ये किरदार अदा कर सकती थी पाकिस्तानी हुकूमत, एटमी ताकत होने के नाते उन्होंने नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस के हिस्सेदार बने और वो बोर्ड ऑफ वॉर थी एक्चुअली, और जिसका नतीजा जो है इस वक्त पूरी दुनिया भुगत रही है। ये अगर सॉवरेनिटी के साथ खड़े होते, स्टैंड लेते, चीज में यस सर करके मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ना बनते, वो बेगर्स नॉट चूजर्स वाली जो इनकी हालत थी ना, वो ही इन्होंने अवाम पे भी मुसल्लत कर दिया। जबकि बड़ी बड़ी ताकत थी हमारी मुल्क के अंदर, जो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर उसको करप्शन हटा के चलाया जाता तो बहुत ताकतवर मुल्क है, अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं। ठीक लेकिन ये सारा का सारा, चाहे रेकॉर्ड कोई कुछ भी हो, वो नजर हो रहा है सारे वसाइल मुल्क के जो है ना ठीक वो इनकी करप्शन ठीक के। है, आपका पॉइंट आगे सीढ़ी साहब, मैं अच्छा थोड़ा सा मुझे ब्रेक की तरफ बाकी जाना है, जो मेरा है वो जरा टाइम आवाम थोड़ा सा कम है, को आपकी आवाज़ भी डिस्टॉर्ट हो रही है। कायरा साहब ये बताइए कि आपकी इत्तेहादी है हुकूमत ने तो ये अभी अली यूसुफ साहब ने जो हमें कोशिश की है बताने की, उससे मुझे तो ये तासुर मिला है कि शायद हम भूल जाएं कि प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी। फिलहाल तो हमें ये प्राइसेस कम होती नज़र नहीं आ रही। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है अगर 2-3 दिन वेट कर लेती पहले प्राइसेस बढ़ाने में, तो शायद उनको ये इस किस्म की वर्किंग की ज़रूरत ना पड़ती जो उन्होंने $120-150 की बातें की हैं, क्योंकि अब तो मामला 80 और 85 के दरमियान है, ये $30 से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल चुप साधे हुए है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये फौरी तौर के ऊपर प्राइसेस कम करने चाहिए, क्योंकि ये वादा गवर्नमेंट का यही था, प्राइम मिनिस्टर का भी, काबीना का भी और वजीर पेट्रोलियम का भी, कि जैसे ही प्राइसेस कम होंगे हम कम करेंगे। नौशाद साहब, पहले आपने कहा कि हम इत्तेहादी हैं। हम इत्तेहादी नहीं हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मौक़िफ़ हम अपना रखते हैं। पहली बात यह है कि हमने पेट्रोल जो मसनूआत यही गवर्नमेंट का इत्तेहादी, यही जमात होती है, प्राइस का इजाफा किया है, उस पर हमने बिल्कुल स्टैंड लिया है और हमने इसकी निशानदेही भी की है कि आपने गरीब आवाम के साथ ये जुल्म किया है। मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जब आपके पास एक तेल पड़ा हुआ था जिसकी प्राइस थी, जो आपने सबका प्राइस पर लिए हुए थे पेट्रोल, उसको आपने एकदम 55 रुपीज पर लेकर गए हैं। ये गरीब आवाम के साथ आपने ज्यादती की है। उस पर हमारी लीडरशिप ने भी आवाज उठाई है, हमारे कारकुन भी आवाज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कंपनीज को फायदा दिया गया है, ना कि किसी आम आदमी को। तो इन्होंने नुकसान किया ही किया, लेकिन चंद एक कंपनीज को फायदा दिया। देखे ना, एक स्कैंडल आया था बहुत साल पहले, BMW बाहर से मंगवाई गई और उस वक्त हाउस से ड्यूटी उसकी खत्म कर दी गई, और जब वो BMW उतर गई तो साथ जब दूसरे लोगों ने उसकी बुकिंग करवाना शुरू की तो उसी वक्त उसकी ड्यूटी लगा दी गई, और जिनको फायदा पहुंचाना था उनको फायदा पहुंचा दिया। मेरा जाती मौकफ ये है कि मेरे ख्याल में इसी तरह आज भी ये किया गया है कि उन कंपनीज के साथ मिलकर ये गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई है। आज अगर मार्केट में आपने कहा ना कि तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो जाएंगी, लेकिन जो लोगों ने जाती हैसियत में महंगाई कर दी है, ट्रांसपोर्ट है, आपके अशियाए खुर्दोनोश हैं, वो शायद वापस ना आ सकें। जी वो ना, जी आपने क्या कहा? मैंने कहा अशियाए खुर्दोनोश हैं रमजान के महीने में, वो हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो नीचे नहीं आएंगी। जिन जिन चीजों के प्राइस लोगों ने अपनी दुकानों में बढ़ा लिए हैं वो वापस नहीं आएंगे। वो रेट्स कभी भी आप उनको नीचे नहीं लेकर आएंगे। हाँ, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, वो बढ़ती भी रहती हैं और कम भी होती हैं। ठीक, ये जो इस वक्त बात की जा रही है प्राइसेस कम नहीं होंगी, ये तो खैर गवर्नेंस के इशू हैं अमजद इकबाल साहब। ये जो जिन कंपनियों के फ़ायदे की बात हो रही है, ये जो सिस्टम हमारा मैकेनिज्म है, अगर उन कंपनियों को, किसी कंपनी को फ़ायदा हुआ है और अगर प्राइसेस अब कम होती हैं तो उनको नुकसान भी होगा।
यानी उनको पूरा भी करना पड़ेगा। तो ये तो एक ओपन मार्केट के अंदर ये सिस्टम इस तरह, लेकिन जब तक गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो प्राइसेस रेगुलेट करती है, अगर वही काम नहीं करेगी तो फिर सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये कंपनियों को फ़ायदा होना है तो कीमतें कम होने का नुकसान भी तो फिर कंपनियों को होगा ना। हुकूमत को तो कोई ना फ़ायदा या नुकसान है ही नहीं इसके ऊपर। अगर हम इस बात को दुरुस्त मान लें कि ये कीमतें सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं, तो फिर तो हुकूमत को कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो हुकूमत क्यों बदनामी ले रही है, अपने गले में क्यों डाल रही है ये बात? ये ऐसी बात नहीं है, ये हुकूमत को फ़ायदा, हुकूमत के टैक्सेस होते हैं, उनके ऊपर परसेंटेज के मुताबिक जब कीमत बढ़ती है तो उसकी रेशो से उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो हुकूमत को जाता है और उसमें भी इजाफा होता है। हम कहते हैं इजाफा नहीं किया गया, परसेंटेज में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन जब आप 100 रुपये की चीज़ अगर 150 रुपये पे चली जाती है तो वो उसी रेशो से उसका टैक्स बढ़ जाता है, हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस रिजर्व की आप अभी सारे साहिबान ने बात की, वो तो एक आपके पास रिजर्व रहते हैं हमेशा 28 दिन के या 26 दिन के या 27 दिन के, जिनका आपने भी जिक्र किया, वो तो रहते हैं, वो आपको मजबूरी है, आप समझ लें ज़रूरत है, वो रखने होते हैं आपने। उसके लिए बहुत सी उसकी वजूहत हैं, जैसे आपके सिक्योरिटी के मामला होते हैं, जैसे आपने हर चीज़ पूरे सिस्टम को चलाना होता है, इसलिए किसी वक्त भी होता है और वो रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो आपका जो इस वक्त सर्कल में चीज़ें चल रही हैं, अभी आपने जिक्र किया एक बड़ा जहाज़ जैसे आ गया, नहीं 4 जहाज़ आए हैं, एक सऊदीया से आया, एक यूएई से आया और 2 अमेरिकन कंपनी ने मंगवाए हैं। 4 पहले का एक वो आया हुआ था जो जिन्होंने पहुंचना था इस टाइम के ऊपर, यानी वो पहले की कंसाइनमेंट थी जो पहुंच गई है। नहीं, उसके अलावा 4 शिप्स हैं जो स्पेशली आपके पास आ रहे हैं, जिनके ऊपर जो नए रेट्स के ऊपर है। और नया रेट्स क्या है? अभी हम कहते हैं कि जी 30 रुपये लीटर कम हुआ। ये जो कीमतें बढ़ी थी, ये $30 की जो कीमतें बढ़ी थी, ये उनके रेट नहीं है जो इस वक्त हमारे 55 रुपये ज़्यादा करके दिए गए हैं। ये थी तकरीबन 88 के ऊपर, 85 के ऊपर, $85 पर बैरल के ऊपर थी जब हुकूमत ने कीमत बढ़ाई, तकरीबन 90 के अराउंड चल रही थी उस वक्त। जी। फिर ये एक दिन में $116, $119 तक गई और उसी दिन ये वापस 102, 98, 97 पर आ गई। अब हम ये कहें कि या तो आप ये कहेंगे जी कि ये जो कीमतें इस वक्त की गई थी वो 119 के मुताबिक थी, तो फिर ये जब ये 98 पे आता है, आज तो वैसे तकरीबन 88 के करीब है, 85 मतलब एक दफा दोनों 2-3 तरह का आपको पता है वहाँ पे क्रूड ऑयल है, उसमें 85 से लेकर 89 तक वो चल रहा है, फ्लोट हो रहा है इसमें। तो मामला ये है कि या तो वो 100 ये जो कीमत इस वक्त है ये 119 के ऊपर थी, तो फिर उनको वाकई फौरी तौर पर कम कर देना चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि ये 5 दिन के लिए उस वक्त ये कहा था कि 1 हफ्ते के लिए हम हर हफ्ते में रिवाइज करेंगे, ये कहा था, बात ठीक है, ये साथ कहा था कि अगर हम ये रिवाइज हफ्ते बाद हफ्ते के लिए हम कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिलीफ देने की पोजीशन में आएंगे, अगर हमारे पास हम उसी वक्त दे देंगे तो फौरी तौर पर दिया जाएगा। उसी तरह जिस तरह डेकरम तोड़ के आपने प्राइसेस बिल्कुल अपनी मर्जी से एक मीटिंग करके आपने, यानी आपका टाइम तो नहीं था ना, फौरी तौर पर लागू कर दी गई। इसी तरह से हम वो कमी भी कर देंगे, लेकिन हुई नहीं। लेकिन मामला निशात साहब ये है कि क्या जिस इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर ये कीमत फिक्स की गई थी उससे कितना नीचे आया, ये हमें जरूर देखने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट बताएगी ना, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन मैं जिस दिन मुझे याद है कि जिस दिन ये हुई थी उस दिन 90 के करीब था, 90 प्लस $1-2 ऊपर था या 1-2 नीचे, इसके मुताबिक था, और उससे $4-5 के करीब इस वक्त इतना ज्यादा जिसकी हम रेफरेंस दे रहे हैं ना, उसके मुताबिक नहीं कीमतें ये कम हुई उतनी जितनी हम लेकिन कह रहे हैं। बैलेंस भी तो करते हैं ना, 4 जहाज आए हैं तो आपके पास 15-20 जहाज जो है 25 दिन का तो आपके पास अभी पड़ा है, तो पीछे उसके साथ उसको कहीं एवरेज आउट भी तो करते हैं ना प्राइसेस। ये बात ठीक है कि इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो आने में, इस वक्त इंश्योरेंस के मामला हैं, इस वक्त सिक्योरिटी के मामला हैं, वो सारी चीज़ें इस वक्त साथ साथ ही चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर, एक अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की थी वो पाकिस्तान के हवाले से, वो उसकी मैं बात ज़रूर एक चीज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए मामला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सफारतकारी की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा इसी वक्त है, पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी सफारतकारी की। हम कहते हैं कि जी इस वक्त शायद स्पेस नहीं है, नहीं स्पेस है। और आज जो फ़ोन किया, आज जो ईरानी सदर ने फ़ोन करके यही बात की, उन्होंने कहा जी हम किसी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहते। अब जैसा मैं चाहूंगा कि मैं ब्रेक से वापस आता हूं, बस सिर्फ आखिरी से ईरानी प्रेसिडेंट से ही दोबारा शुरू कर लें। नाज़रीन अभी लेते हैं ब्रेक से जब वापस आते हैं तो अमजद साहब से पूछते हैं कि ये जो ईरानी प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई है, इसका सफारती सतह पर या आलमी सतह पर ये मैसेज जो कन्वे होता है इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा। अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम नाजरीन। जो इस वक्त
अमजद इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो एक्चुअली सदर जो ईरान के सदर हैं उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है, मैंने ब्रिगेडियर साहब से प्रोग्राम के शुरू में भी इस पर बात की थी। मैं चाहूँगा अमजद इकबाल साहब इसको ज़रा थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है जब इन हालात के अंदर ईरानी सदर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो यकीनन उसके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हो रही होगी, बहुत सी इश्यूज़ पे बात हो रही होगी, क्योंकि बाकी ममालिक से तो वो इन टच थे, ज़रा ईरान से वजारत ख़ारजा लेवल पे थे, लेकिन ये जो सरबराहान की जब गुफ्तगू होती है तो इसका क्या मायने होता है और उसका क्या मैसेज जाता है? अच्छा, इस पे एक बात मैं सिर्फ सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो मुश्तबा खामनाई के ज़ख्मी होने के हवाले से जो खबरें आ रही थी गैर मुसद्दका, वो उसी पे ईरानी सदर के बेटे ने ये वजाहत की और उन्होंने कहा जी मैंने, चूँकि मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, उन्होंने ये अपनी जो स्टेटमेंट दी है, मैंने अपने दोस्तों के ज़रिए और मुख्तलिफ हवालों से ये कन्फर्म किया कि वो खैरियत से हैं, कोई उनको कोई ऐसा कोई नहीं है कि जी ज़ख्मी है या उनकी कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो इर्द गिर्द के मुल्कों के ऊपर हमला करने वाली बात थी, अभी जो बात हो रही थी, देखिए बात यह है कि वो जो ईरान ने हमले किए हैं अमरीकी मुफादात के ऊपर हमले किए, नो डाउट कि जी सऊदी अरब के ऊपर हमला जाके होता है तो वो सऊदी अरब को प्रॉब्लम होगी, यकीनन बहरीन के ऊपर आज भी हमले हुए हैं, कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं, ये उन मुल्कों के ऊपर है। पीने का पानी वाला मसला डिसलेशन, ये भी जी जी ये उनके ऊपर पहले ईरान पे अटैक हुआ, उसके जवाब में वो अटैक ईरान का पूरा वो प्लांट तबाह कर दिया गया, फिर कई इलाकों के ऊपर पानी की सप्लाई बंद हो गई, उसके जवाब में नहीं करना चाहिए था लेकिन हुआ उसके जवाब में, पहले ये हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मामला ये है कि आप ये तो देखिए कि ईरान के पास कोई ऐसे कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल तो नहीं है कि जो अमेरिका में वो हम समझते हैं कि जी पहुंच सकते हैं, और यहां से अब खित्ते से अब इन अड्डों से अगर मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा। अब ये अच्छी बात ये यहां पे आते हैं पाकिस्तान की सफारतकारी। पाकिस्तान की सफारतकारी ये है कि जी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को, पाकिस्तान ने यूएई को, पाकिस्तान ने दीगर जो खित्ते के मुल्क हैं उनके साथ ये राब्ता रख के ये किया कि जी आप इसको जरा थोड़ा सा जवाबी हमले लेना शुरू हो जाए, ये जंग फैल ना जाए। आप इसको समझें कि वो क्या ईरान क्या कर रहा है और उसका मकसद क्या है, उसका मकसद आपके साथ नहीं है। और कुछ हमले ऐसे भी हैं कि जो ईरान ने नहीं किए, आपने खुद इस बात पे कि ये कि वो ईरान ने नहीं किए, वो किसी और ने किए थे, वो समझे क्या चाहते हैं, तो ये वो बड़ी अच्छी बात है, वो सारे समझे। और आज भी जो बात हुई, आज भी यही वो ईरानी सदर ने ये बात की कि हम खित्ते के ममालिक के साथ नहीं चाहते कोई तनाज़ा खड़ा करना, लेकिन उसमें यह है कि जब वहां से उनके ऊपर हमले होंगे तो हम क्या करें। ठीक है, अब इसका एक हम ये कहते हैं हाँ इसका हल है, इसका हल ये है कि जैसे सफारतकारी की बात करें, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, चाइना ने की, रूस ने की, और कोई दोस्त मुल्क तुर्की है वो कर रहा है कोशिश। इसी तरह से ये सारे मिल के ये समझाने की बात, और इस वक्त जो अब हम बात करते हैं सप्लाई की, जिसका आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त खतरे में है और ये प्रेशर बढ़ रहा है अमेरिका के ऊपर कि ये जंग बंद करो। इस वक्त आपने बरतानिया की मिसाल दी, वहां पे 45 अरकान पार्लियामेंट कहते हैं माफी मांगो, आपने क्यों बनवाया था इसको। इसी तरह अमेरिका के अंदर जब वो इलेक्शन कैंपेन वहां पे शुरू हो चुकी है, मिड टर्म इलेक्शन की, तो वो उसका वो तकरीबन 7% के डाउन जा रहा है इस वक्त ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पॉपुलैरिटी, ठीक है, वो पॉपुलैरिटी उनकी डाउन है, तो वो तो नवंबर में जाके तो वो तो फारग हो सकते हैं, तो उनकी जो मुश्किल बन जाएगी ट्रंप के लिए अगला जो बाकी 2 साल चलाना। तो ये मामला ये है कि उनके लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और ये दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है, और यही सफारतकारी है कि वो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ाएं, बनाएं और ये जंग खत्म हो। ठीक है, मैं अली यूसुफ आपके पास आऊंगा। ये इंडिया को फॉरेन फैसिलिटी दे दी अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की, बावजूद इसके कि उनके ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। हम सब जानते हैं, हम बगले बजा रहे थे कि जी भारत को हमने पिछाड़ भी दिया और भारत की जो सफारतकारी है वो भी बिल्कुल फारग हो चुकी है, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ये गवर्नमेंट क्या इतनी सी भी फैसिलिटी जो वो नहीं ले सकती यूएस के ज़रिए, या उनको कह के ये रूस के ज़रिए सस्ता तेल नहीं खरीद सकती? भारत को फैसिलिटी मिल गई, हमें कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटी हम ले ही नहीं रहे, या हम इस पर काम ही नहीं कर रहे? देखें, ये फैसिलिटी अगर हमें मिल भी जाए ना तो ये अवेलेबल नहीं है। ये पहले हम मंगवा चुके हैं, हमारे पास उस टाइप की जो है ऑयल रिफाइनरी नहीं है, वो उनके पास जो है बहुत जदीद ऑयल रिफाइनरी है। देखिए, हमें जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ना, उस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे भाई ने कहा कि अभी 88 पे है डॉलर पे फी बैरल, और उस टाइम जो आपको पता है जब जंग शुरू नहीं हुई थी तो ये 31.32 डॉलर पे था ये रेट। तो अभी जो आपको पड़ भी रहा है तो वो भी आपको कितने मतलब उसमें तकरीबन 18 रुपए का फर्क है, तो 18 डॉलर का फर्क है। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वो बता दूं, देखो इसको जरा सोच लें
कि इस वक्त पाकिस्तान का एक्सपोर्ट के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको जो खाम माल आता है उस इंपोर्ट, वो रास्ते बंद हो चुके हैं। ये आप रिस्क लेके जो है आप ऑयल मंगवा रहे हैं, उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि जी यहाँ पे देखिए हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है कि सप्लाई का चेन न टूटे। और ये जो किफायत शारी मुहिम है जिसमें 22 बिलियन रुपीस आएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे, इसको अवाम तक उसको पहुंचाएंगे। हमारा इस वक्त जो किरदार है वो सफारती महाज पे भी वो आलम इस्लाम के कायद की हैसियत से है। हम कहते हैं पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है। इस वक्त जो है पूरा जो आलम इस्लाम है उसकी नजरें आपकी तरफ है और हम बेहतर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। अली चीन मान यूसुफ रहा है, साहब, अमेरिकन मान ये रहे हैं, 20 अरब की आपका जो बचत है होगी इतने वस्ता मैयर्स के सारे लेके। इस्लामी ममालिक मान रहे हैं, ईरान मान रहा है कि पाकिस्तान जी, जो है बिल्कुल ठीक बात है। तरीके से किरदार अदा कर रहा है और वो कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ रहा। उसमें कोई दो राय नहीं है, तवील नहीं देना चाहता है, उसमें कोई तो दो ये राय जो नहीं है। आप लेकिन ये जो 20 कह अरब रहे हैं, डॉलर की 20 अरब रुपए की ऑस्टेरिटी है, ये मैयर्स लिए गए हैं। 11 अरब का एक जहाज है सर। अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, वो किसने चला सकना है या वो कितना महंगा पड़ना है, क्या जरूरत है उसको बेच के ये 20 अरब में से चलो ऐड ही कर दें, 11 अरब जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, को उससे लोगों को रिलीफ दे दें। देखिए मरियम नवाज का जो पंजाब है ना, उसमें अच्छी चीजें खरीदी जाएगी। कोई भी चीज जो है ना गैर मयारी नहीं होगी। ये 25-30 साल के लिए चलेगी, बल्कि 40 साल तक चलेगी। जो ये किसी मरियम नवाज के लिए, किसी शख्सियत के मैंने लिए नाम नहीं नहीं लिया लिया गया। सर, ये मैंने तो पंजाब पंजाब की हुकूमत बात के की है। लिए आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बसेस या जो भी वो, अगर आप वहां पे ट्रैक्टर भी ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और वो बहुत बेहतरीन होगी। 5300 अरब का बजट है पंजाब का, उसमें जो है आप बेहतरीन चीजें लेंगे। मेरी बहन जो है वो ये नहीं देख रही, करप्शन की बात कर रही है। 40 अरब रुपए एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही जो है वो गायब हो गए, जिसमें 4 बिलियन रुपीस जो है वो एक जी, कोहिस्तान स्कैंडल ड्राइवर की के बात कर उससे रहे हैं निकले, अकाउंट से निकले। आपने 130 बिलियन रुपीस में जो है एक बीआरटी बनाई है। आपका मलम जबा जो है उसमें करप्शन, आपका जो है जो सुनामी बिल एंट्री है उसमें करप्शन। यहाँ पे आपके पंजाब में 8-8 करोड़ के जो है डीसी बिकता था, 8 करोड़ में जो है डीपीओ बिकता था। करप्शन का एक ऐसा वो था, अगर खुद न खास्ता इस वक्त में इमरान जैसा जो है वो एक शख्स जो है वो होता, तो क्या होता पाकिस्तान की सफारती वो हमारी पॉलिसी क्या होती। ठीक अली यूसुफ, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मेरे पास मेहमान ज्यादा हैं। क्या करना था, मैं मीडिया का ये जो चंद यूट्यूबर्स है उनको बुला के कहने था कि जाओ जी अपोजिशन पे पढ़ो, उनको जो है गालियां दो। लोगों ने कोई काम नहीं देखना, हमारे सफारती उसमें वैसे अली यूसुफ भाई साहब, मैं माजरत चाहूंगा, अभी भी हम ताकत के ईवानों में हमें यूट्यूबर्स ही नजर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम भी देखते हैं आजकल भी अफ्तारियां जो हैं वो यूट्यूबर्स के साथ ही हो रही हैं। बड़े बड़े नाम जो हैं वो आजकल भी हैं। कोई नहीं, वो अगली हुकूमत आएगी तो तब वो यूट्यूबर सामने आ जाएंगे, कोई बाहर भाग जाएगा, कोई यहाँ होगा। ये तो इसी तरह ही चल रहा है, हमारा निज़ाम ऐसे का ऐसा ही है। मैं चाहूँगा जरा पीटीआई जो है ना, वो अगर आप जवाब देना चाहें। सॉरी, मैं मेरे से डॉक्यूमेंट सरीना खान साहिबा, मैं सरीना खान साहिबा से मैं चाहूंगा वो जवाब देना चाहें तो दे दे, क्योंकि असल में सर टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे आगे भी बढ़ना है। दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सरीना साहिबा इसका जवाब देना चाहें तो फौरन दे दीजिए, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब भी हेलीकॉप्टर जब इस्तेमाल करते थे तो हमें भी फवाद चौधरी साहब ऐसी ही जस्टिफिकेशन देते नजर आते थे जैसी अभी हम सुन रहे हैं। तो ये तो इसी तरह ही चलेगा, ये तो हमारा निज़ाम ऐसा ही है। जी, अलग से नहीं खरीदा गया था, जो मौजूदा था उसको कभी कभार यूज कर लिया गया। लेकिन जो इनके जो भाई ने जो भी बात की है ना, देखें सिरे के पैलेसेस हो गए, चाहे बाहर जितनी जो एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं, और बड़ी लंबी लिस्ट है। ये सारा कुछ जो है ना, ये शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तानी अवाम के हमारे बोला जाए, देखें आदाब होते हैं, उसको मलूज़े खातिर रखा जाए, बात खामोशी से सुनी जाए। नहीं, मैं ये बोलिए सरीना साहिबा बताइए। वो भी जरा बता दें। बिल्कुल मेरे भाई, हेलो मेजबान साहब, प्लीज इनको चुप कराएं, इनको बताएं कि अपनी बारी में बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ईरान और इसकी ये जो जंग है ये होती ही ना। ठीक है, सिफारतकारी उसको कहते हैं। ये चीज तो नजर आ रही थी कि ट्रंप के क्या इरादे हैं, और ये जंग जो है ना, ये अमेरिका की जंग नहीं है, अमेरिका खुद इसके खिलाफ है, और इसका फैसला मिड टर्म इलेक्शन में, मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था, नजर आ जाएगा। हाँ, अगर कोई फॉर्म 47 वाली जैसी चीज ना आई तो
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यह है कि बिल्कुल सिफारतकारी का तकाजा ये था कि जिस पोजीशन पे पाकिस्तान था इस जंग को होने से रोक दिया जाता। ठीक है, वो जब होता जब आप जाहिर है आप लीडर बनते, फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ तो फुकदान है उस चीज का। दूसरी बात यह है कि होशरुबा करप्शन की दास्तानें हैं। सीएम पंजाब जो मौजूदा बैठी हुई हैं, जो कि मौरूसी सियासत के बदले में आई हैं, तोहफे में मिली हैं पाकिस्तान को, ये जो है ना इनके बहुत लंबी दास्तान है सरीना साहिबा, करप्शन की, जब से इन्होंने ये संभाली है। वो कश्मीर, और अगर मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर पेट्रोल, सरीना साहिबा, वो पेट्रोल का कश्मीर जो जब बम लिया वहां गया पे था, गिराया भारत ने गया अपने है, में शामिल कर इसको लिया था, उस मैनेज वक्त किया हमने क्या कर जाता, लिया था? इसको मैनेज किया जाता। अगर पेट्रोल बम जो गिराया गया है उसको मैनेज किया जाता, बहुत टाइम था, 2 साल थे इन लोगों के पास, कोई पॉलिसीज नहीं है, इनकी टीम्स नहीं है, इनएफिशिएंट लोग इस वक्त बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स की जगह और डिसीजन मेकर्स की जगह, जिसकी जो पादाश है ना वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है इस वक्त। ठीक, और पिस के रह गई है आवाम। देखें, आटा, दाल, चावल, चीनी जिस हिसाब से महंगा हुआ है ना, ये इसको मैनेज किया जा सकता था अगर हमारे पास रिजर्व ऑब्वियसली मौजूद थे। ठीक। देखिए, वही बात है कि प्राइसेस ऑयल की ऊपर नीचे आती हैं, लेकिन ईरान में उस तरह नहीं हुआ है केओस के पेट्रोल खत्म हो गया, लाइनें लग गई। उनके यहाँ निजाम चल रहा है, बमबारी हो रही है, मगर अंदरून नहीं, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना सरीना साहिबा, ये भी तो एक बड़ा फर्क है ना, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। चल रहा है हर चीज, ऐसे लगता है कोई। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना मईशत भी जाती है, स्टॉक मार्केट भी जमीन बोस हो जाती है, क्योंकि अंदरूनी पॉलिसीज जो है ना उस पर कोई मतलब वो नहीं है, ठीक, आपका तवज्जो नहीं है, और जातियात जो है ना उस पर तवज्जो है। नहीं, ठीक, इमरान खान होते तो ये होते ही ना। इमरान खान के खैर होते हुए हमने कश्मीर जो है वो इंडिया की तरफ से उसको ऊपर उसको अपने में शामिल करते हुए देखा, और फिर हमने जुम्मे के जुम्मे एहतजाज किया था, ये अपनी जगह है। ये बताइए कायरा साहब, ये जो इस वक्त जो जस्टिफिकेशन अली यूसुफ साहब दे रहे हैं ये अपनी जगह है, लेकिन वेनेजुएला का ऑयल जो है वो कहा जाता है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स से भी बुरा है, लेकिन यूएस कंपनीज ने फौरन उसको रिफाइन करने के काबिल बना लिया। अगर हमें हमारी रिफाइनरीज इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको फौरी तौर के ऊपर अपग्रेड करके हमें रूस से अगर सस्ता तेल मिल रहा है, क्योंकि इससे आवाम को रिलीफ मिलता है, तो ये कितना बड़ा मसला है कि हम जो है हमारी रिफाइनरीज जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो रूस के तेल को प्रॉपरली रिफाइन करके वो आवाम तक पहुंचा दें। क्यों नहीं हम कर पाते? बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि हम इस तरह के कामों पर तवज्जो देते हैं कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नजर आए, जो दूर जिनके नताइज हमें मिलने चाहिए उन पर हमारी कभी भी कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी एक सियासी जमात को इल्जाम नहीं दूंगा, जितने भी लोग हम आते हैं, मैं भी खुद भी सीटों पर रहा हूँ, हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो पब्लिक है वो क्या चाहती है उसको फौरन जो रिलीफ मिल रहा होता है उस पर हम ढोल ढमक्के बजवाना शुरू कर देते हैं, अपने कारकुनों से भी, खुद भी। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जब भी कभी कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम लाने की जब बात की जाती है तो कोई भी लाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस पर अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह मेरी बहन कह रही थी कि इमरान खान होते तो ये जंग ना होती, ये ना होता, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त ना चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात थे, ना हमारे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, वो हमने एक अभिनंदन वापस भी किया था। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी जनाब, इमरान खान साहब जी, वो भी हो गई थी। और फिर इनको बेहतर पता होगा कि आज जो पाकिस्तान के सरहदों के ऊपर जो मसाइल हमें, जिसका हम शिकार हुए हैं, वो किसके दौर में हुए थे, ये सारी चीजें हमें, लेकिन हमें इल्जाम देने से और हर वक्त एक रटी रटाई बात करने पर करप्शन, तो करप्शन की वजह से पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो करप्शन में सजा याफ्ता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर लोगों के ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं, लोगों के ऊपर अदालतों से बरी होते रहे हैं, और आज अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई सजा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर है तो वो इमरान खान साहब हैं, वो जेल में हैं और उनकी मिसेज भी जेल में है। ये भी एक हिस्ट्री है। कायरा साहब, वो यूसुफ रजा गिलानी भी थे, वो जो है वो नवाज शरीफ साहब भी थे, वो कल को वो भी उनको भी इसी तरह एयरपोर्ट से वो वक्त बदला, कायरा साहब वक्त बदला तो नवाज शरीफ साहब को अंगूठे लगवाने के लिए जो है वो एयरपोर्ट तक गया था, यहाँ से जो है वो जेल चले जाएंगे और क्या होगा? मैं किसी की करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ उन्हें बताया है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस वक्त वो हैं जो रटी रटाई बातें हैं उनके ऊपर तवज्जो ना दिया करें, इससे हम बाहर निकलें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की हम बात ठीक है गजनफर साहब, मैं ये आज हम जिन मसाइल का शिकार है
उनसे निकलने का हल हम बैठकर तलाश करें, ना ये बैठने के लिए तैयार है, स्वाय इल्जामात लगाने के और कुछ नहीं करते। ठीक है, ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया गजनफर साहब। ये है थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि अब आपकी तरफ आ गया, कंक्लूड करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज यही बातें करती रहती है। मैंने अभी कहा रिफाइनरीज को जो है एडवांस करके ये रूस की जो सस्ते तेल की सहूलत है उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, नहीं कर रहे हम। हमने प्राइसेस डाउन करनी है, हम नहीं कर पा रहे। हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, पॉलिटिकल एक दूसरे पे जो है आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। कहीं पर अवाम को रिलीफ देने की बात हो तो कंसेंसस नहीं होता। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ानी हो तो रातों रात कंसेंसस भी हो जाता है और सारे के सारे उससे फायदा भी उठा लेते हैं। तो ये जो रवैया है सियासतदानों का, ये मुल्क को कहां लेकर जाएगा? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई बात नहीं करूंगा जी जी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया भी रखना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट की है और मेरा ख्याल है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यकीनन। तो हमें जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं हुकूमत की, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। और ये जो रशियन ऑयल है, ये पिछली मरतबा भी आया है और हमारी रिफाइनरीज ने इसको रिफाइन किया है। बट वो इतनी जल्दी आप इस टाइम फ्रेम में नहीं आ सकता। रशिया से या कहीं से भी शिप ने आना है, उस पर टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो हुकूमत अच्छी बातें कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कुछ हुकूमत की मजबूरियां भी होती हैं, कोई हालात का जबर होता है, उसको भी समझना चाहिए कि हालात का जबर जो है, अभी सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है। अगर पाकिस्तान में महंगा हो गया है तो ठीक है, ये कोई मतलब किसी ने अपनी खुशी से इसको महंगा नहीं किया है। ये हालात हमारे ऐसे इर्द गिर्द पैदा हो गए कि ये करना पड़ गया। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, किसी हुकूमत के लिए अच्छा काम करना जो है उसकी स्पेस बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, जिस भी हद तक कर रही है, मेरा ख्याल है कि हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और बेजा तनकीद जो है, अब देखें मतलब जैसे अभी ये बात हो रही थी, ठीक है गजन साहब, टाइम खत्म हो गया। गजन साहब, आपका पॉइंट, एक आप मिनट दीजिए। जी जी, देखिए, जो ये रिजर्व होता है ना, रिजर्व किसी मुल्क का, ये इसलिए नहीं होता कि जैसे ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो उसको खर्च कर दिया जाए। जी जी, ये रिजर्व होता है कि खुदा ना खास्ता हम पे हमला हो जाए, जंग लग जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाए, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, हम उस पेट्रोल को, उस ऑयल को यूज कर सकें। ठीक ठीक है, अब ठीक है। जब ये एक मिनट मेरी बात सुन ले, जब ये रिजर्व खत्म होगा तो इसकी जगह जो खरीद के उस रिजर्व को बनाया जाएगा वो भी महंगा ही मिलेगा। जी ठीक है, तो इसलिए ये बातें मुझे तो फ्रैंकली ठीक है गजन साहब, आपकी बात समझ में आ गई। रिजर्व होता ही यही है, डिस्कस करनी आई चाहिए। एग्री, रिजर्व यही होता है। आप पिछला अगर जो यूज कर रहे होते हैं उतना आपके पास सप्लाई भी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो आपके रिजर्व डिप्लीट होंगे, और डिप्लीट होंगे तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। ये रिजर्व इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि उन इमरजेंसी हालात के लिए है जिनके बगैर कोई गुजारा नहीं होता। अगर बिल्कुल कहीं से हमें ऑयल ना मिल रहा हो या कोई जंगी हालात हो तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर सके। ये बात दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका भी, नदीम असगर साहब आपका भी, सरीना साहिबा, अली यूसुफ साहब और अमजद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो इस सारी डिबेट के एंड के ऊपर जो एक बात कही गई है वो बहुत अहम है कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करना है। हमें इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत या जो हमारा रवैया है कि हमने हर सूरत तनकीद करनी है, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा हो चाहे कोई गलत काम कर रहा हो, हमने तनकीद ही किए चले जानी है। उससे बेहतर यह है कि हम ये रवैया अपनाएं कि जो कोई सही काम कर रहा है उसको सही कंसिडर किया जाए, उसको सही कहा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर ये वाला एरिया भी हम कवर करना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ बहुत सी बेहतरी आ सकती है। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।